गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधिदास मुंद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 4th हिंदी विषय में पाठ 2 पढ़ेंगे, जतिन के आंसू। ठीक है, जतिन के आंसू पाठ का नाम क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कहानी के माध्यम से बच्चों को सुव्यवस्थित होने की आदत के विषय में बताया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि बच्चों को किस प्रकार अच्छी तरह से व्यवस्थित होने की आदत होनी चाहिए। शरारती व अनुशासनहीन बच्चे लोगों के लिए तथा स्वयं के लिए भी कष्टकारी होते हैं। कोई बच्चा शरारती होता है और किसी में अनुशासन ही बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वे खुद के लिए तो हानिकारक होते ही होते हैं, लेकिन वे और लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं। कैसे, जानने के लिए हम यह कहानी पढ़ेंगे, जतिन के आंसू। जतिन को उसके पिता ने नए जूते खरीद कर दिए तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन घर वापस आकर पिता ने उसे हिदायत दी कि यदि उसने फिर इन जूतों को तोड़ा तो उसे फटे हुए जूते ही पहनने पड़ेंगे। दरअसल जतिन सुबह से बड़ा ही चंचल और नटखट था। स्कूल हो या घर, हर वक्त धमाचौकड़ी मचाना उसकी आदत थी। इसमें कभी उसके कपड़े फट जाते तो कभी जूते की सिलाई बाहर आ जाती। वह अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। उसकी किताबों के पन्ने भी फटे होते थे। उसकी एक और गंदी आदत थी कि वह हर समय अपनी पेंसिल चबाता रहता था। नए जूते पहनकर जब जतिन पहली बार घर से निकला तो बेहद चौकस था। वह पैर भी उठाता तो संभल कर, लेकिन यह 2-4 दिनों की बात थी। इसके बाद वह फिर से अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ गया। जैसे वह पहले करता था उसी लाइन पर वह वापस आ गया था। नतीजा यह हुआ कि महीना पूरा होते होते उसके जूतों की सिलाई आगे से उधड़ने लगी। जतिन की माँ ने यह देखा तो कहा, किसी मोची से जूतों की सिलाई करा लो, वरना कुछ दिनों बाद ये पहनने लायक नहीं रह जाएंगे। लेकिन जतिन अपनी ही धुन में रहता था। अपनी पतंग को छोड़कर उसे और किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। उसे अपने पतंग से बेहद लगाव था और उसकी हिफाजत में वह कोई कसर नहीं छोड़ता था। यदि कोई पतंग उसे अच्छी लगती तो उसे अधिक से अधिक दिनों तक चलाने का हमेशा प्रयास करता। एक दिन जब वह स्कूल से घर वापस आ रहा था तो उसका चेहरा लटका हुआ था। दरअसल उस दिन स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते हुए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसकी नई कमीज फट गई थी। घर पहुंचकर उसने अपनी किताबें रखी। थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए जाने का निश्चय किया, लेकिन जब उसने अपने जूते निकाले तो उसकी हालत देखकर उसका डर और भी बढ़ गया। उनकी हालत पहनने लायक नहीं थी, फिर भी किसी तरह उन्हें पैरों में डाल वह बाहर निकल गया। फिर सारी बातें उसके दिमाग से जैसे छूमंतर हो गई। मैदान में पहुंचते ही वह लंबी लंबी छलांगें भरने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह तेजी से दौड़ रहा था तो अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसकी और जूतों के कारण वह आसमान के उस पार अनजानी जगह में पहुंच गया। जहां पहुंचकर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके चारों ओर केवल मोची बैठे थे। उन्होंने जब जतिन को देखा तो उसके पास फटे जूते उसने अपनी आंखें खोली तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके चारों ओर केवल मोची बैठे थे। उन्होंने जब जतिन को देखा तो उसके पास आए और फटे जूतों को लेकर अपने ब्रश से उसकी सफाई करने लगे। उनमें से एक, जो दिखने में मोचियों का नेता मालूम पड़ता था, जतिन के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम बहुत शरारती हो। तुमने अपने जूतों की ये क्या हालत बना रखी है, ये तो जैसे मर चुके हैं। अब तक जतिन भी संभल चुका था। उसने जवाब दिया, क्या जूतों की भी कोई ज़िंदगी होती है? जो उनकी मौत होगी वे भला मर कैसे सकते हैं? मोचियों का नेता चीख पड़ा, तुम्हें क्या लगता है जूतों की कोई ज़िंदगी नहीं होती? जब तुम इन्हें पहनकर दौड़ते हो तो इन्हें भी दर्द होता है। जब तुम इन्हें पहनकर सीढ़ियों से कूद रहे थे तब इनके दोनों किनारे फट गए और तभी यह तुम्हें हमारे पास ले आए। फिर उसने कहा, हम इस इलाके के सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं। यदि बच्चे अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो हम उन्हें उसके लिए तैयार करते हैं। ऐसा कहकर मोची ने जतिन को उसके जूते वापस दे दिए और कहा, अब तुम्हें इनको ठीक करना है। क्या करना है? अब तुम्हें इन्हें ठीक करना है। यह सुनते ही जतिन आग बबूला हो गया, मतलब उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं जूते कैसे ठीक कर सकता हूँ? यह काम तो मोचियों का है। मोचियों के नेता ने जवाब दिया, यह तुम्हारा देश नहीं है जहाँ तुम सारे काम अपनी मर्जी से कर लो। यह लो सुई धागा और इसकी सिलाई शुरू करो।
जतिन का गुस्सा तब तक ठंडा हो चुका था और उनकी बातें सुनकर वह भी डर गया। उसने कहा, मुझे सिलाई करना नहीं आती। यहाँ पे आता आना चाहिए, सही करना, मुझे सिलाई करनी नहीं आती। मोची ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मरता क्या ना करता। जतिन अपने जूतों की सिलाई करने बैठा। दिन भर की मेहनत के बाद वह किसी तरह एक जूते की सिलाई करने में कामयाब हो सका। उसने मोची से कहा, मुझे भूख लगी है, अब मैं दूसरे जूते की सिलाई कल करूंगा। लेकिन मोची ने कहा, जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं करते तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा और न ही तुम सो सकते हो। इतना ही नहीं, जब तुम दोनों जूतों की सिलाई पूरी कर लोगे फिर तुम्हें चलना सिखाया जाएगा। इसके बाद तुम्हें दर्जी के पास जाकर अपने कपड़ों की भी सिलाई करनी होगी। यह सब सुनकर जतिन की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। उसने किसी तरह दूसरे जूते की भी सिलाई पूरी की। फिर मोची उसे एक 5 मंजिला मकान में ले गए। मकान में ऊपर से नीचे तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उन्होंने जतिन से सीढ़ियों से ऊपर जाने और फिर नीचे आने को कहा, लेकिन जब वह नीचे उतरा तो उन लोगों ने कहा, तुम 2-3 सीढ़ियाँ एक ही बार में कूद गए, इससे तुम्हें दोबारा ऐसा करना होगा। सीढ़ियों से चढ़ते उतरते जतिन के पैर दुख रहे थे, लेकिन फिर भी उसे माननी पड़ी। फिर सारे मोची उसे लेकर एक खुले मैदान की ओर चले और जहाँ चारों ओर केवल दर्जी बैठे हुए थे। उन्होंने जब अपने उसके फटे कपड़ों को देखा तो उससे कहने लगे, अब तुम्हें इनकी क्या करनी होगी, सिलाई करनी होगी। मना करने की हिम्मत जतिन के पास नहीं थी। उसने सुई धागा लेकर कपड़ों को सिलना शुरू किया। अभी उसने सिलाई शुरू ही की थी कि दर्जियों ने उसे रोक दिया और कहने लगे, यह कैसी सिलाई है, तुम्हें फिर से शुरू करना होगा। जतिन ने उसे कहा, मानने में ही अपनी भलाई समझी। जतिन ने अपने आप से क्या कहा था कि भलाई यही इसी में ही है कि मैं इनकी बात मान लूँ, लेकिन उनके बार बार ऐसा करने पर उसके सब्र का बांध टूट गया और वह रोने लगा। उसने कहा, मुझे ज़ोरों की भूख लगी है, मैं घर जाना चाहता हूँ, अब मैं कभी अपने जूते या कपड़े नहीं फाड़ूंगा। उसकी बात सुनकर सारे दर्जी एक साथ हंसने लगे और कहा, हमारे पास तुम्हारे खाने के लिए कई चीज़ें हैं। यह कहकर उन्होंने उसके सामने कई पेंसिलें रख दी। तभी जैसे आकाश में कुछ चमक उठा। जतिन ने देखा उसकी पतंग उड़ते हुए उसके पास आ रही है। जतिन के पास पहुंचते ही पतंग ने कहा, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, तभी मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़ो। जतिन ने पतंग की पूंछ पकड़ी तो वह हवा में उड़ने लगा। यह देखकर दर्जी उसके पीछे दौड़े, लेकिन वह उनकी पहुंच से बाहर जा चुका था। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे वह नीचे जा रहा है। उसका सिर अचानक जमीन से टकराया तो उसने खुद को अपने घर के बाहर सीढ़ियों के नीचे गिरा हुआ पाया। उसके शरीर में जोरों का दर्द हो रहा था। थोड़े दिनों के आराम के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो सका, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसकी माँ कहती, मेरा बेटा कमज़ोर हो गया है और तभी अब ज़्यादा धमाचौकड़ी नहीं करता। लेकिन सच तो यह था कि वह अभी तक मोचियों और दर्जियों को नहीं भूला था। देखिए बच्चों, ये बात तो शायद आप भी अपने घर पे करते होंगे, धमाचौकड़ी करते हैं। और धमाचौकड़ी के साथ साथ आप क्या करते हैं, आप अपनी वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने के साथ साथ क्या होता है, वह चीज़ें अनुशासनहीन हो जाती है। बच्चों, आपको अपनी हर वस्तु का ध्यान पूरी तरीके से रखना चाहिए। हर चीज़ को अनुशासन में रह के करना चाहिए। अगर आप खेलते भी हैं तो अपने जूतों को संभल कर करना, ज़्यादा उन पे जोर नहीं देना चाहिए। अगर जोर देंगे तो क्या होगा, वह टूट जाएंगे या फट जाएंगे। और अगर आप कोई की चीज़ खेलते भी हैं तो खेलने के साथ साथ आप अपने कपड़ों को भी फाड़ देते हैं, तो वह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके कपड़े ना फटें। अगर आपके कपड़े फटते हैं तो उनको भी दर्द होता है। आप सोचते हैं कि अगर आपको मारा जाता है तो आपको ही दर्द होता है, लेकिन वह दर्द आपको तो होता है, लेकिन आप अपनी वस्तुओं के साथ जो गलती करते हैं, अपनी किताबों के साथ, अपने पेन, पेंसिल, इरेज़र, अपने कपड़ों के साथ, जूतों के साथ, बैग के साथ, आप बैग को भी फाड़ देते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपको अपनी चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए, बहुत ही तरीके से। अगर हम कोई भी चीज़ अपनी तरीके से रखेंगे तो वो कभी नहीं फटेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित रखें और जतिन की तरह कार्य न करें। जतिन ने ये सब, जब उसको एहसास हुआ
कि इनको भी दर्द होता है, तो उसने क्या किया, उससे भी वह कार्य करना पड़ा, उसे अपनी जूते सिलने पड़े, उसे अपने कपड़े सिलने पड़े। तो बच्चों, अगर आपके हाथ से बाई चांस कुछ हो भी जाता है, अगर कुछ फट जाता है, तो आप उसकी सिलाई ज़रूर करवाइए, ठीक है, या फिर आप स्वयं कीजिए, जिससे आपको ही पता रहे कि कितना मुश्किल होता है। जो ये हमारे जूते बनाते हैं, हमारे बैग बनाते हैं, हमारे कपड़े बनाते हैं, इन चीज़ों के लिए भी उनको वो कार्य करते हैं, इसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। तो आप अपनी सभी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे और स्वयं भी अनुशासन में रहेंगे। देखिए ये कितना सुंदर पाठ है, जतिन के आंसू। जतिन के आंसू क्यों आए? क्योंकि वह अपनी चीज़ों को पहले क्या करता था, फाड़ देता था, जूतों को भी फाड़ देता था, अपने कपड़ों को फाड़ देता था, बैग का भी ध्यान नहीं रखता था और बहुत ही ज़्यादा शरारती भी था। लेकिन जब से मोचिए और दर्जी उसकी लाइफ में आए, उन्हें क्या की, उन्होंने उसे मजबूत बनाने की कोशिश की, उसे एहसास दिलाया कि हमारे जूते भी बहुत काम के हैं, हमें इन्हें नहीं फाड़ना चाहिए। अगर वो गलती से उनकी सिलाई उधड़ जाती है तो उन्हें भी सीलना आपको आना चाहिए और अपने कपड़ों को भी आपको सीलना आना चाहिए। अगर कोई चीज़ हट जाती है तो आप अपनी मम्मी के पास जाते हो कि मम्मा ये आप हमें हमारे कपड़ों को सही कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप ये सारा लेसन अगेन किताब इस वीडियो के ज़रिए आप देखेंगे और उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे और अपनी हर चीज़ को व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग रखेंगे। हर अपने घर में भी आप अपनी चीज़ों को सहयोग करेंगे, अपनी मम्मी के पापा के कार्यों में भी, ठीक है। ये देखिए, ये लेखक हमारे हैं सुकुमार रे। सुकुमार जी ने कितना सुंदर लेसन लिखा है। ये एक कहानी है बच्चों, आप इसके ज़रिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, हम ये चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसके हम देखते हैं शब्दार्थ, ठीक है। ये देखिए आपकी ये शब्दार्थ हैं। हिदायत, चेतावनी। बेहद मतलब बहुत। चौकस मतलब चौकन्ना। ढर्रे मतलब ढंग। हिफाजत मतलब रख रखाव। छू मंत्र मतलब निकल गई। करीब पास। आग बबूला गुस्सा। आपको ये कॉपी में किस तरीके से करना है मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में करने हैं। पाठ 2 लिख के जतिन के आंसू के शब्दार्थ। हिदायत, चेतावनी, बेहद, बहुत, चौकस, चौकन्ना, ढर्रे मतलब ढंग, हिफाजत मतलब रख रखाव, छू मंत्र मतलब निकल गई, करीब मतलब पास, आग बबूला मतलब होता है गुस्सा। बच्चों आपके तो किताब में 8 है, मैं आपको टोटल 10 करा रही हूँ। 9 नंबर है सब्र, धैर्य, प्रयास और कोशिश। तो इस तरीके से आप अपना शब्दार्थ वाला कार्य अपनी कॉपी में सफाई से करेंगे बच्चों, और यह पाठ का वीडियो अच्छी तरह से देखेंगे और इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके।